हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक डिस्कशन करने जाएंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कशन किए थे चैप्टर का, उसी चैप्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी। हालांकि यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्सिडी कंपनी को एज्यूम करके इसको हम सॉल्व करेंगे, समझेंगे। जो आखिर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होल्डिंग कंपनी को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं या कैसे बनाते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेंगे यहाँ पर, जैसे एच कंपनी, एच मीन्स यहाँ पर हो गया होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी को हम लोग डिस्कशन यहाँ पर, जब होल्डिंग कंपनी का हम कॉन्सोलिडेटेड वर्ड, जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोग समझे थे, जो व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सोलिडेटेड का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इकट्ठा, जब जैसे दो कंपनी है, एक मेन कंपनी जो होगा इट इज़ कॉल्ड होल्डिंग कंपनी, जो किसी अनदर कंपनी को परचेज करता है, और दूसरा जिसको परचेज करता है उसको हम लोग सब्सिडी कंपनी कहते हैं। तो उस सब्सिडी कंपनी का जितना भी एसेट्स, लायबिलिटीज़, रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल, सभी को मतलब टेक ओवर कर लेता है, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल को टेक ओवर कर लेता है। तो उसको हम लोग कहते हैं, जो टेक ओवर करता है उसको हम लोग होल्डिंग कंपनी कहते हैं। तो एक होल्डिंग कंपनी का हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जनरली क्वेश्चन में आता है। बीकॉम पार्ट 2 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक ईयर वाइज एग्जाम में ये क्वेश्चन जनरली इस चैप्टर से आता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो इसको स्टेप वाइज स्टेप हम लोग प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप यहाँ पर है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में कहता है कि सबसे पहले जो होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को परचेज करेगा तो उसका डेट होता है, मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप में डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब क्या, परचेज करने का डेट, मतलब कोई भी जो होल्डिंग कंपनी है वो जो परचेज करेगा तो उसको हम डेट ऑफ एक्विजिशन, ये डेट ऑफ एक्विजिशन पर हम लोग को फोकस करना है। जो किस, क्योंकि यही डेट से, डेट इसलिए कहता है यहाँ पर कि डेट से मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कोई भी कंपनी जो सब्सिडी कंपनी को होल्डिंग कंपनी परचेज करेगा तो वो किस डेट को करेगा, क्योंकि डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर डेट। वो इसलिए कि वो फाइंड आउट करता है कि कौन प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा और कौन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो परचेज करने से पहले डेट का जो भी प्रॉफिट होगा, रिजर्व होगा, सरप्लस होगा, उसको हम लोग प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के अंतर्गत रखते हैं। और डेट मतलब जो परचेज करने के बाद का डेट का होगा उसको हम लोग पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर डेट को पहले फाइंड आउट करना है, जो किस डेट को वो परचेज करता है। सेकेंड स्टेप जो यहाँ पर हो जाएगा, वो सेकेंड स्टेप में है यहाँ पर कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स या रेशियो को फाइंड आउट करना। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये है कि रेशियो को फाइंड आउट करना, मतलब इसमें कितना, अब यहाँ पर सब्सिडी कंपनी का टाइप्स हम लोग समझे थे। जो सब्सिडी कंपनी जो होता है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो वो जो कि फुल्ली का फुल यानी टोटल का टोटल परचेज कर लिया, तो जो इक्विटी शेयर होल्डर है सब्सिडी कंपनी का, उसको वो मतलब होल्ड कर लिया, तो वहाँ पर फुल्ली हो जाएगा। तो फुल्ली में तो कोई रेशियो का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सवाल रेशियो का कब उठेगा, जब कुछ सर्टेन परसेंटेज जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हम लोग डिस्कशन किए थे, वो सब सपोज यहाँ पर मान लिया जाए कि अगर मान लो कोई कंपनी जो कि होल्डिंग कंपनी है वो कितना परसेंट परचेज किया, 80% परचेज किया, तो आफ्टर जो रिमेनिंग हुआ 20% इट इज़ कॉल्ड माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसको हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंतर्गत रखते हैं। तो ये रेशियो को फाइंड आउट कर, जैसे 80% है तो 80:20, यानी इसका रेशियो हो जाएगा 2 1 2 2 4 8, यानी 4/5 और 1/5, यही इसका रेशियो हो जाएगा। और इस रेशियो को फाइंड आउट करना है। तो सेकंड स्टेप में हम लोग को समझना है कि कैसे हम लोग रेशियो को फाइंड आउट करते हैं। ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो स्टेप नंबर 3 आ जाएगा। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम लोग को ये देखना है कि ये एनालाइज करना है कि कौन सा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होगा और कौन सा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। मतलब यहाँ पर इसको फाइंड आउट करना कि
प्री और पोस्ट, और जैसे कि पहले भी हमने बताए हैं, जो इसको स्टेप फर्स्ट जो हम लोग समझे थे डेट ऑफ एक्विजिशन, उसी से इसको डिवाइड किया जाता है कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है। हालांकि यहाँ लैंग्वेज में हम लोग लिख भी सकते हैं यहाँ पर, तो लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, यानी यहाँ पर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और इसमें हम साथ साथ भी लिख सकते हैं जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज कॉल्ड, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व को साथ में ले लिया जाए, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट और रिजर्व इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। यहाँ पर यह समझना है कि जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है, अब प्री से मतलब आप लोग जानते होंगे, जो प्री मतलब पहले, जैसे मान लो अगर कोई 30 जून को परचेज करता है 2011 को, और बैलेंस शीट उसका 31 मार्च को प्रिपेयर किया है, तो यहाँ पर समझना पड़ेगा जो 31 मार्च को यह बैलेंस शीट दिया हुआ है यानी 2011 में, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट जो होगा वो ओनली फॉर 3 मंथ होगा। कितना होगा? 3 मंथ प्री एक्विजिशन का हो जाएगा, और पोस्ट एक्विजिशन में कितना जाएगा? तो 9 मंथ, रिमेनिंग जो 9 मंथ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ऑब्लिक रिजर्व, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रिजर्व, और दूसरा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दूसरा पॉइंट में, ये तो फर्स्ट इसका ए पॉइंट हो गया, और बी पॉइंट में लिख सकते हैं पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू रिजर्व। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल रिजर्व, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व। तो थर्ड स्टेप में हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है कि कौन कैपिटल प्रॉफिट है और कौन रेवेन्यू रिजर्व है, ये हम लोग को थर्ड स्टेप में समझना है। फिर फोर्थ स्टेप में हम लोग को यहाँ पर क्या समझना है, तो फोर्थ स्टेप में है जो इसको अलग अलग करके हम लोग कैसे प्री एक्विजिशन में फाइंड आउट करेंगे और कैसे पोस्ट एक्विजिशन में, यानी स्टेप नंबर 4। यानी कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 4 में लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ऑब्लिक प्रॉफिट भी लिख सकते हैं इसमें हम लोग। यानी फोर्थ स्टेप में हम लोग को ये समझना है कि उस रिजर्व एंड सरप्लस या प्रॉफिट जो भी गिवन है सब्सिडी कंपनी के बैलेंस शीट में, उसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, यानी उसको क्लियर तो करना है, चूंकि अब तो सब्सिडी कंपनी का बैलेंस शीट बनेगा नहीं, तो अब हम लोग को बनाना है होल्डिंग कंपनी का बैलेंस शीट। तो होल्डिंग कंपनी का जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस समय जो भी सब्सिडी कंपनी का प्रॉफिट हो, रिजर्व हो, या यूँ कहें जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, लॉस भी रहेगा, लॉस को भी हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो लॉस को हालांकि डिडक्ट करते हैं, लॉस को जो डेबिट बैलेंस होता है उसको डिडक्ट कर देते हैं। यहाँ रिजर्व, प्रॉफिट या सरप्लस से मतलब है क्रेडिट बैलेंस, तो जो भी सब्सिडी कंपनी के बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है उसमें से उसको 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट मीन्स यहाँ पर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, मतलब कैपिटल प्रॉफिट है कि रेवेन्यू रिजर्व है, और इस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कुछ पार्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट में और रिमेनिंग पार्ट जो होता है वो कंसोलिडेटेड पीएल अकाउंट में या कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को कैलकुलेट करने में हम लोग इसको शो करते हैं। तो यहाँ पर ये हम लोग को देखना है फोर्थ स्टेप में कि कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व, यानी रिजर्व और प्रॉफिट का हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। क्या करते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के बाद
मतलब पहले ही बता चुके हैं, जो मैंडेटरी इंटरेस्ट में ज़्यादा आप लोग को यहाँ पर दिक्कत नहीं करना है। मैंडेटरी इंटरेस्ट में जैसे कि यहाँ पर दिया भी है, जो मैंडेटरी इंटरेस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ मैंडेटरी शेयर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें 3-4 पॉइंट है, ध्यान रखना है। जो पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होगा हेल्ड बाय द मैंडेटरी शेयर होल्डर, मतलब जो 20% हमने समझाए थे, जो 80% तो चला जाएगा इसमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल कैलकुलेट करने में, और रिमेनिंग जो 20% बचेगा उसको हम लोग मैंडेटरी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में हम लोग इसको 20% को दिखाते हैं। पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर है तो उसको भी हम लोग ले लेते हैं। तो जो भी शेयर होल्डर है उसका 20% लेंगे, फिर उसके बाद जो भी प्रॉफिट है रिजर्व है उसका 20% लेंगे, फिर उसके बाद जो डेबिट बैलेंस अगर कुछ है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज जिसको हम लोग कहते हैं, तो उस एक्यूमुलेटेड लॉसेज को इसमें से हम लोग लेस कर देते हैं, और इस तरह से जो अमाउंट फाइंड आउट होगा उसी को हम लोग मैंडेटरी इंटरेस्ट कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। मैंडेटरी इंटरेस्ट में जितना भी सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में, चाहे वो क्रेडिट बैलेंस हो चाहे वो डेबिट बैलेंस हो, तो एसेट्स को छोड़ देना है, लायबिलिटी को छोड़ देना है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा। तो बाकी कौन कौन बच गया, तो एक तो कैपिटल का शेयर होल्डर का पार्ट हो गया, कैपिटल हो गया, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, उसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉसेज हो गया। तो कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के पार्ट को हम लोग ऐड कर देंगे और उसमें से जो डेबिट बैलेंस है उसको डिडक्ट कर देंगे। इस तरह से जो अमाउंट आएगा उसी अमाउंट को हम लोग मैंडेटरी इंटरेस्ट कहेंगे यहाँ पर। तो ये हो गया। इसके बाद जो हम लोग हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 6 जो है, वो स्टेप नंबर 6 में हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी गुडविल। अब ये यहाँ पर 2 पॉइंट है, जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर 2 पार्ट में समझ सकते हैं। जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को जो फाइंड आउट करते हैं, पहले तो उसका परचेज प्राइस होगा। अगर मान लो कोई होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडी कंपनी को परचेज करता है 5 लाख रुपीज़ में, तो इसका मतलब ये हुआ जो यहाँ पर जो अमाउंट वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी वो होल्डिंग कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो उस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से जो भी आपका पार्ट आएगा, जैसे शेयर कैपिटल का पार्ट हो गया, अभी हमने समझाए थे कैपिटल प्रॉफिट का पार्ट हो गया, फिर आपका जो भी आपका प्रोपोर्शनेट कुछ ऐसा मंथली हिसाब से जो होता है लायबिलिटीज़ या एसेट्स, जैसे अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन सब होता है स्टॉक का, वो सब का टॉपिक को यहाँ पर ऐड कर देते हैं और इसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेज को लेस कर देते हैं। इस तरह से जो आता है तो उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। अब कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब यहाँ पर देखना, ध्यान देना है, जो अगर वो नीचे वाले पार्ट जैसे कि कुछ कैलकुलेशन है और आप लोगों के बुक में भी ये दिया हुआ होगा, जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर कैलकुलेशन से भी हम समझाना चाहेंगे क्योंकि दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं, जो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ ए पॉइंट में रखेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में वो अमाउंट आएगा जो होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को परचेज किया, उसको यहाँ पर रखेंगे। इसमें से जो बी पॉइंट आएगा लेस करेंगे हम लोग, लेस यहाँ पर बी हम एज्यूम कर लिए, तो बी एज्यूम किए तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब उसका हम देखेंगे जो सब्सिडी कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, ठीक ना, उस शेयर कैपिटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी यानी एस कंपनी, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में एज्यूम करते हैं, एस कंपनी हो जाएगा। तो इसमें जो आता है वो कैटेगरी में हम लोग यहाँ समझ सकते हैं, पहला पॉइंट में उसका पेड अप वैल्यू हो जाएगा, यानी शेयर कैपिटल हेल्ड बाय, शेयर कैपिटल हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, यानी जो होल्डिंग कंपनी जितना उसके शेयर कैपिटल, जैसे चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, 2 ही शेयर होगा तो जनरली इक्विटी शेयर ही सिर्फ रहता है। अगर दोनों शेयर है तो दोनों पर ध्यान देंगे। तो शेयर कैपिटल हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी, यानी होल्डिंग कंपनी जितना भी टेक ओवर करेगा उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर लेंगे। उसके बाद जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है सेकेंड पॉइंट में हम लोग लेंगे, जो आपको यहाँ पर हमने समझाए थे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल प्रॉफिट, यानी कैपिटल प्रॉफिट का जो भी पार्ट होगा उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। इसमें कैपिटल प्रॉफिट में रिजर्व एंड सरप्लस
वो भी आ गया है, तो इसलिए यहाँ पर समझना नहीं है। जो कैपिटल प्रॉफिट है समझना है, जो कैपिटल प्रॉफिट में पीएल का भी बैलेंस हो जाएगा और रिजर्व का भी बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद जो आपका प्रोपोर्शनेट जो रहेगा, जिसको हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज में लिखेंगे प्रोपोर्शनेट, शेयर इन द प्रॉफिट, arising from revaluation of assets and liability। जो आपका द प्रॉफिट arising from a revaluation of एसेट्स या लाइबिलिटी। यानी यहाँ पर पॉइंट कहने का मतलब यहाँ पर क्लियर है कि किसी भी एसेट्स या लाइबिलिटी का जो भी रिवैल्यूएशन करेंगे हम लोग, यानी उस रिवैल्यूएशन करने से जो भी आपको प्रॉफिट होगा, यानी मतलब जैसे मान लो किसी उस सब्सिडी कंपनी का एसेट्स बुक वैल्यू है 5 लाख और मार्केट प्राइस है 5,25,000, तो यहाँ पर समझ में आना चाहिए जो 25,000 जो हुआ वो प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट को ऐड करते हैं, इसमें इंक्लूड करते हैं, और जो लॉस होगा तो उसको हम लोग लेस कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये समझना है, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर टोटल को ऐड कर लेंगे और इस अमाउंट को हम लोग कंपेयर करते हैं लॉस को, इसमें प्रीक्विजिशन लॉसेज को हम लोग लेस कर देते हैं, इसी में से लेस प्रीक्विजिशन लॉसेज, प्रीक्विजिशन लॉसेज, यानी ये कुछ लॉस होता है तो उसमें से इसको लेस कर देते हैं। और ये अमाउंट जो यहाँ पर आया, मतलब यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट था, उस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से इसको हम लोग लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर समझना क्या है, जो कभी ये इंक्रीज हो सकता है, कभी ये डिक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम समझ सकते हैं ऐसे, जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो ए और बी हमने समझाए थे, ए इज ग्रेटर देन बी इज कॉल्ड, इसी को हम लोग गुडविल कहते हैं। और अगर बी इज ग्रेटर देन ए इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व, इसको हम लोग कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग समझ गए आज जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, मतलब कॉस्ट ऑफ गुडविल कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुडविल भी हो सकता है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है। तो कब गुडविल होता है और कब कैपिटल रिजर्व होता है, यानी सिंपल सी बात है, जो परचेज प्राइस जो है, जो होल्डिंग कंपनी किसी सब्सिडी कंपनी को परचेज करेगा, अगर परचेज प्राइस इज मोर देन द, ये नीचे वाले जो पेड ऑफ वैल्यू है जो एक्चुअली में उस कंपनी का है, सब्सिडी कंपनी का है, उन सभी को ले लेते हैं और देखते हैं, अगर ये मोर देन है तो आपको गुडविल हो जाएगा, और अगर ये लेस देन है तो यहाँ पर ये कैपिटल रिजर्व हो जाता है। इस तरह से हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हम लोग स्टेप नंबर 7 में हम लोग कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस को फाइंड आउट करते हैं। कंसोलिडेटेड रिजर्व या प्रॉफिट, रिजर्व अलग अलग है तो रिजर्व कंसोलिडेटेड रिजर्व हो जाएगा, पीएल का बैलेंस है तो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा, इसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और उसके बाद इस तरह से जब हम लोग पूरे कैलकुलेट कर लेते हैं तो फाइनली हम लोग प्रिपेयर करते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अगर बोथ साइड इक्वल हो गया तो इसका मतलब हम लोग समझते हैं जो हम लोग का कैलकुलेशन सही है, और अगर इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग उसको गलत किए हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना है आप लोगों को। यानी एक बार रिकॉल हम लोग कर दें, इसको फिर से एक बार समझा दें जो कैसे हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग डेट को फाइंड आउट करते हैं, सेकंड में हम लोग रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, थर्ड में हम लोग प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन को समझते हैं, फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट या सरप्लस जो भी है उसको फाइंड आउट करते हैं, फिर फिफ्थ स्टेप में मैंडेटरी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं, और ये सिक्स स्टेप में हम लोग यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यानी जो गुडविल और रिजर्व आता है तो उसको हम लोग समझते हैं। और इस तरह से
उसके बाद 7 स्टेप में कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस को फाइंड आउट करते हैं, और इस तरह से जब उस सब्सिडरी कंपनी का ऑल आइटम क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा ये वीडियो। इसको देखिए, फिर आप लोगों को बीकॉम लेवल पर बहुत सारे बुक हैं जिसमें स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग है या एडवांस अकाउंटिंग है, उसमें इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। आगे वीडियो में हम लोग इसको प्रैक्टिकल को सॉल्व करना सीखेंगे, समझेंगे। तब तक इस थ्योरी को आप लोग अच्छा से स्टडी कीजिए। थैंक यू।